तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। तो किसी बच्चे ने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर लैंड रिसोर्सेज पर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज जो है मैं दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ। एक तो है लैंड रिसोर्सेज और दूसरा है इसका ही इसके बाद ही आता है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है लैंड यूटिलाइजेशन। तो इन दोनों ही टॉपिक को आज हम जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लैंड रिसोर्सेज पर। तो लैंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो रिसोर्सेज जो लैंड पर अवेलेबल हैं, ठीक है, वो हमारे किस में आते हैं, लैंड रिसोर्सेज में। यानी कि द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, लाइक आपके आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना हो गया, और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये लैंड रिसोर्सेज में ही आएंगे, क्योंकि सरफेस पर, लैंड सरफेस पर जो है ये इंक्लूडेड है। और हम इनको जो है अपने जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये हमारे क्या है, लैंड रिसोर्सेज में आते हैं। अब जो है अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में ये जो है एक लाइन लिखी हुई है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है कि इट इज एन असेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। यानी कि जो लैंड रिसोर्सेज है वो एक तरीके से क्या है, एक असेट है, एक पूंजी है, एक किसी ना किसी फाइनाइट मैग्नीट्यूड में। तो हमारे में से कोई भी लोग हुआ उसके पास जो है लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज होता है, यानी कि फाइनाइट जो है लैंड होती है उसके पास, और उसका वो यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, किस तरीके से करता है, कैसे भी करता है, चाहे वो इंडस्ट्री बना रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर कर रहा है, या फिर रेंट पे उठा रहा है, तो वो उसका अपना है। ठीक है, तो इस तरीके से सेट, जिसकी वजह से लोगों को एक तरीके से पैसा मिलता है, कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट वे में। और ये एक तरीके से एक असेट रहता है किसी भी कंट्री के लिए भी। तो असेट जो वर्ड होता है मेनली कंट्री के लिए यूज होता है। तो ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड में जो है ये हमारा एक तरीके से एसेट। तो अब हम देख लेते हैं, अगला है कि हमारे पास हमारे जो लैंड रिसोर्सेज है उसमें वेराइटी ऑफ वेरी फीचर्स अवेलेबल है। उसमें है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड। अगर माउंटेन्स की बात करें तो वो जो है 30% है, और प्लेट्यूज की बात करें 27% है, और प्लेन एरिया की बात करें तो 43% हमारे इंडिया के पास जो है ये जो है रिलीफ फीचर्स में आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। यानी कि लैंड का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। हमने जो है लैंड रिसोर्सेज तो पढ़ लिया कि क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है, अब उनका यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो आता है हमारा, वो आता है हमारा फॉरेस्ट। ठीक है, तो फिर आप लोग फॉरेस्ट के बारे में तो जानते ही हैं। फॉरेस्ट में जो है बहुत सारे नंबर ऑफ जो वुड्स हमको जो प्रोवाइड करता है, जो टिम्बर होता है, वो हमको फॉरेस्ट से मिलती है। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत सुटेबल रहती है। तो ये जो रिसोर्सेज है फॉरेस्ट, ये हमारे बहुत सारी चीजों में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आपके जितने भी अडेसिव्स हो गए, यानी कि जो फेविकॉल वगैरह होता है, उनके पीस होते हैं ना, ये सारी चीजें फॉरेस्ट में ही तो पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमको इस रिसोर्सेज की मदद से मिलती है। तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहला जो लैंड का यूटिलाइजेशन होता है वो फॉरेस्ट से होता है। पहले के टाइम पर भी होता था, और आज की डेट में भी जो है इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है, बढ़ी है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा लैंड नॉट कल्टिवेटेड और कल्टीवेशन। यानी कि वो वाला लैंड की हम बात करें जिसको कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी दो कैटेगरी बनाई गई है। जो हमारी पहली कैटेगरी है वो है बैरन एंड वेस्ट लैंड। यानी कि जो हमारा जो बंजर जमीन है, जिसमें हम जो है कोई भी खेती वगैरह नहीं करते हैं, जो बिल्कुल खाली पड़ी है, मतलब वो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है ही नहीं है, तो वो हमारा किस में आता है, बैरन और वेस्ट लैंड में आता है। सेकंड जो हमारा जो लैंड है वो है जिनको हम एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जिन पर ऑलरेडी जो है हमने या तो रोडवे बना दिया है, रेलवे लाइन बिछा दी है, फैक्ट्रीज हैं, होम बने हुए हैं। तो ये सारे हमारे जो है किस में आते हैं, ये हमारे वो लैंड में आते हैं जिनको हम कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे घर वगैरह बने हैं, वो कल्टीवेशन के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो लैंड जो हम कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा अगला लैंड यूटिलाइजेशन का पॉइंट हो गया। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। यानी कि हम और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की बात करते हैं जिसका हम एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते, बजाय फैलोलैंड के। अभी फैलोलैंड को एक्सक्लूडिंग, फैलोलैंड का मतलब फैलोलैंड को छोड़ के। तो फैलोलैंड के बारे में जो चौथा पॉइंट है वो भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे उसको। तो जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। यानी कि कुछ ऐसी जमीनें हैं जो हमने परमानेंट पेस्चर्स के लिए छोड़ दिया और एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए उनको छोड़ दिया है। ठीक है, वहां पर जो है कोई भी कल्टीवेशन नहीं होता, जैसे ग्रास वगैरह ग्रास लैंड होते हैं, तो वहां पर जो है बहुत सारे जानवरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उनको खाने के लिए, उनके जो है ग्रेज करने के लिए। तो जितने भी बफेलोज वगैरह हैं, डीर हो गया,
गोट वगैरह हो गई, तो ये सारी चीजें हमारी ये ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाते हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, वहां पे सबसे ज्यादा जो है ये पाए जाते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, मिल्क एनिमल्स कह सकते हैं यहाँ पे ना। तो वहां पर जो है सबसे ज्यादा ग्रासलैंड जो है इन्हीं के लिए जो है छोड़ दिया जाता है ना। तो क्या है कि ये जो है वो जमीन है जिसको हमने परमानेंट पेस्चर्स के लिए छोड़ दिया है। जो पेस्चर्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रेवल करते रहते हैं ना एनिमल्स के साथ में, तो वो सारे जो है उनके ग्रेजिंग के लिए हमने लैंड्स को छोड़ दिया, अनकल्टिवेटेड यानी बिल्कुल उनको छोड़ दिया। अगला जो हमारा है वो है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स, यानी कि वो लैंड जहां पर जो है किसी स्मॉल अमाउंट में जो है कोई ट्री का कोई वो बन गया, जैसे कि आम के बाग वगैरह हो गए, तो वहां पर जैसे पिकनिक स्पॉट के लिए जाते हैं ना लोग, तो कोई ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे पेड़ों पेड़ों की छांव हो वगैरह। तो इसमें क्या है कि वो जमीन पे कोई कल्टीवेशन तो नहीं हो रहा ना, तो जैसे पिकनिक स्पॉट बन गया है या फिर वहां पे जो है कई सारे नंबर ऑफ अदर ट्रीज वहां पे अवेलेबल है, तो वो हम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। अब नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया, अब इसको हम जो है नेट जोन एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, नेट जोन एरिया को हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट होने वाला है। ठीक है, इसको मैं आगे कवर कर दूंगा अभी। अगला जो हमारा अनकल्टिवेटेड लैंड में जो तीसरा पॉइंट है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड नॉट लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, यानी कि हमने वो जमीन जो है छोड़ दी है ऐसे ही लगभग 5 साल से ज्यादा के लिए, कि हम उसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लो हो सकता है कोई वहां पे कोई प्रोजेक्ट आने वाला हो, कोई हाइडल प्रोजेक्ट बनने वाला है, या कोई रेलवे लाइन बिछने वाली हो, तो कोई आदमी ये सोचेगा कि जब यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आने वाला है तो मैं जो है इसको उसमें कल्टीवेशन में क्यों यूज करूँ, मैं इसमें क्यों इतना अभी इन्वेस्ट करूँ, मैं अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ। तो ऐसी जमीन अगर 5 साल से ज्यादा तक के लिए छोड़ जाती है तो वो इस जमीन इस पॉइंट में आती है। ठीक है, तो यानी कि वो जो है जो 5 साल से ज्यादा के लिए नॉन एग्रीकल्चर यूज में, उसको मतलब एग्रीकल्चर यूज में आ तो सकती है पर वो छोड़ दिया है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो या कोई घर में लड़ाइयाँ हो, है ना, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको उसमें कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेलो लैंड। और हम फेलो लैंड की बात करें, उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है करंट फेलो और दूसरा है अदर देन करंट फेलो। करंट फेलो की बात करें तो वो लैंड जिसको हमने कल्टीवेशन के लिए 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर का इस्तेमाल उसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 1 साल से कम के समय, कम के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो वो हमारे किस में आता है, करंट फेलो में आता है। अगर हम अदर देन करंट फेलो की बात करें तो अब वहां पर जो हमने उसको विदाउट कल्टीवेशन के लिए 1 और उससे कम ईयर के लिए छोड़ दिया था, अब अगर 1 से लेकर के 5 एग्रीकल्चर ईयर्स तक हमने उसको छोड़ दिया तो वो हमारा अदर देन फेलो लैंड में आता है। ठीक है, बात क्लियर है। फेलो करंट फेलो की अगर हम बात करें, करंट फेलो में क्या है कि 1 या उससे कम साल के लिए हमने उसको लेफ्ट कर दिया, कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा अदर देन करंट फेलो, यानी कि 1 से लेकर के 5 साल तक के लिए हमने उसको लेफ्ट अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, अदर देन करंट फेलो। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो होता है जिसमें एक ऐसा एरिया जहां पे क्रॉप्ड जो है क्रॉप्ड एरिया जो है वो एक ही साल के लिए है। ठीक है, मतलब पढ़ लीजिए एक बार, एरिया विच इज यूज फॉर क्रॉप्ड लैंड वंस अ ईयर, यानी कि एक साल में एक ही बार जो है उसको क्रॉपिंग की गई हो, तो वो हमारा किस में आता है, नेट सोन एरिया में। अगर हम ग्रॉस क्रॉप एरिया की बात करें तो ग्रॉस क्रॉप एरिया में 1 से ज्यादा साल के लिए 1 और मोर देन 1 साल के लिए अगर उसको क्रॉपिंग की जा रही है प्लस नेट सोन एरिया, तो ये दोनों चीजें हमारी किस में आ जाती है, ग्रॉस क्रॉप एरिया में। ठीक है, एक और बात क्लियर कर देता हूँ, जो हमारा नेट सोन एरिया है वो क्या कहता है कि 1 साल तक जो है उसमें क्रॉपिंग की गई। ठीक है, 1 साल में एक क्रॉप एरिया रहा, वो जितना भी एरिया होगा, है ना। ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या कहता है कि 1 साल से ज्यादा का हो प्लस नेट सोन एरिया हो। ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, ग्रॉस क्रॉप एरिया में। ठीक है, दोनों ही टॉपिक क्लियर है। तो अब हमारा जो है लैंड यूटिलाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई और भी टॉपिक की इस चैप्टर में से वीडियो बनानी हो तो बनवानी हो तो बता देना। ठीक है, और जो है इस टॉपिक, वैसे ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी है, इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कर लिया है। बाकी आप लोग अपने आप से खुद को एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, एनसीईआरटी इनफ होती है एसएसटी के लिए, स्पेशली क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो बाकी जो भी टॉपिक हो बता दें। थैंक यू।